नमस्कार। आज हम रिच डैड पुअर डैड वाले रॉबर्ट कियोसाकी की बात करेंगे। उनकी हालिया निवेश सलाह पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, उन्होंने कुछ काफी चौंकाने वाली बातें कही हैं, खासकर मनी 9 लाइफ के एक लेख के हिसाब से। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि इस गर्मी में एक बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है और उनकी सलाह वो थोड़ी अलग है। हाँ, सीधी बात है। वो कह रहे हैं कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे जो पारंपरिक निवेश है ना, उनसे निकलो और सोना, चांदी, बिटकॉइन खरीदो। और वो खास तौर पर उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो फेक मनी मतलब कागजी मुद्रा बचाते हैं। फेक मनी, हाँ, ये शब्द थोड़ा भारी है। इसका मतलब क्या है उनके हिसाब से? क्यों कहते हैं वो ऐसा? देखिए, कियोसाकी का मानना है कि 1971 में जब अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग किया ना, तब से सरकारों को बिना किसी ठोस आधार के, मतलब जैसे सोना, उसके बिना ही नोट छापने की खुली छूट मिल गई। अच्छा, इसी को वो फेक मनी कहते हैं, जिसकी कीमत असली संपत्ति के मुकाबले घट सकती है, खासकर जब सरकारें ज्यादा नोट छापने लगें। हाँ, समझ गया। इसीलिए वो सालों से सोना, चांदी, बिटकॉइन जैसी मतलब असली संपत्ति खरीदने की सलाह देते आ रहे हैं। ओके, और इस बार जैसा आपने कहा, उनका खास ध्यान चांदी पर है ना? सोना और बिटकॉइन की बात तो वो करते ही रहते हैं, पर चांदी पर इतना जोर क्यों इस बार? बिल्कुल, लेख में यही बात है। चांदी अभी करीब $35 प्रति आउंस के आसपास है और कियोसाकी का अनुमान है कि ये इसी साल $70 तक जा सकती है। दुगनी? हाँ, दुगनी। वो इसे आज का बेस्ट बार्गेन कह रहे हैं। बेस्ट बार्गेन क्यों? क्योंकि देखिए, सोना और बिटकॉइन तो अपने उच्चतम स्तरों के काफी करीब है, जबकि चांदी वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग शायद 60% नीचे है। ओह, अच्छा, तो गैप ज्यादा है। हाँ, तो उन्हें लगता है कि इसमें बढ़ने की गुंजाइश कहीं ज्यादा है अभी। ये तो बहुत बड़ा अनुमान है, कीमत दोगुनी होने का। या क्या लेख में कुछ कारण बताया है कि वो इतने भरोसे से ये क्यों कह रहे हैं? खासकर चांदी तो काफी समय से सुस्त थी। लेख में सीधे तौर पर कोई गणितीय मॉडल तो नहीं दिया है, पर उनका तर्क इस बड़ी तस्वीर से जुड़ता है कि वो एक बड़े बाजार क्रैश का अनुमान लगा रहे हैं। उनका मानना है कि इस गर्मी में स्टॉक, बॉन्ड, यहाँ तक कि रियल एस्टेट में भी गिरावट आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पैसा कहाँ जाएगा? स्टॉक मार्केट से निकलकर। उनके मुताबिक अरबों डॉलर इन पारंपरिक निवेशों से निकलेंगे और वो सोना, चांदी, बिटकॉइन जैसी चीजों में जाएंगे। अच्छा, और इस भगदड़ में चांदी, जो उनके हिसाब से सबसे सस्ती और अनदेखी संपत्ति है, वो सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है। उनका तो ये भी मानना है कि 2025 तक चांदी तिगुनी भी हो सकती है। तिगुनी? बाप रे। अच्छा, और ये जो गिरावट का डर है, ये किन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है उनके हिसाब से? वो खास तौर पर अपनी पीढ़ी को लेकर थोड़े चिंतित है, मतलब बूमर्स जनरेशन। हाँ, क्योंकि उनके रिटायरमेंट फंड अक्सर स्टॉक और बॉन्ड में ही लगे होते हैं, लेकिन वो इसे एक मौके की तरह भी देखते हैं। मौके की तरह कैसे? कि जो लोग तैयार रहेंगे वो इस दौर में अमीर बन सकते हैं, और चांदी को वो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए भी एक अच्छा विकल्प मानते हैं, क्योंकि कीमत अभी कम है तो खरीदना आसान है। सही बात है। और जब वो चांदी खरीदने को कहते हैं तो असली चांदी की बात कर रहे हैं ना, मतलब फिजिकल सिल्वर। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वो साफ कहते हैं कि असली भौतिक चांदी खरीदो, ETFs नहीं। ETFs नहीं? क्यों? ETFs मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। वो स्टॉक मार्केट पर चांदी खरीदने बेचने का तरीका है, पर असल चांदी आपके हाथ में नहीं आती। कियोसाकी कहते हैं आज की सबसे बड़ी डील असली चांदी है। वो कागजी संपत्ति के बजाय ठोस संपत्ति पर जोर देते हैं। तो ये सारी बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है 1971 वाली बात पर, सोने का साथ छोड़ने वाली अर्थव्यवस्था पर उनका जो अविश्वास है। जो पिछली चेतावनियां थी, जैसे केंद्रीय बैंकों द्वारा मंदी लाने की आशंका या अमेरिका की आर्थिक स्थिति की तुलना एक गैर जिम्मेदार पिता से करना, वो सब इसी गहरे अविश्वास को दिखाती है। तो अगर सार निकालें, कियोसाकी का संदेश है, पारंपरिक निवेशों से सावधान रहो, कागजी पैसा बचाने से बचो और असली संपत्ति खासकर भौतिक चांदी में फौरन निवेश करो, क्योंकि एक बड़ा बदलाव आने वाला है। हाँ, ये उनके रिच डैड पुअर डैड के मूल सिद्धांत से भी जुड़ता है, पैसे बचाने वाले हारते हैं। एकदम सही कहा। उनका पूरा नजरिया ही उस वित्तीय प्रणाली पर सवाल उठाता है जो किसी ठोस चीज से जुड़ी नहीं है। वो लगातार इसी फेक मनी सिस्टम से बाहर निकलने की वकालत कर रहे हैं। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। अगर कियोसाकी की आशंकाएं सही निकलती हैं
और इस तरह की अस्थिरता आती है तो आज के दौर में व्यक्तिगत वित्त में वास्तविक सुरक्षा का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद सबको विचार करना चाहिए।